हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रतिदर्श का आकार, साइज ऑफ सैंपल, इसको डिस्कस करेंगे। जो हमारी प्रीवियस लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने जो मेथड ऑफ सैम्पलिंग है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम ये देखते हैं कि साइज ऑफ सैंपल क्या होता है। हम देखेंगे जो बायस इन सैम्पलिंग होती है वो क्यों होती है, ठीक है। तो हम उसके अंदर जो चेतन और अवचेतन मन जो होता है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस जो बायस होता है वो क्या होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ बायस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रतिदर्श का आकार, जो सैंपल, साइज ऑफ सैंपल है वो क्या होता है, ठीक है। हमने सैंपलिंग देखा, अब उसमें हम ये जो साइज है इसका, ठीक है, सैंपल का साइज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम ये देखते हैं कि जो प्रतिदर्श है, जो सैंपल होता है, उसकी जो यथार्थता होती है वो मैक्सिमम किस पे डिपेंड करती है। वो ज़्यादातर जो आकार होता है, मीन्स उसका जो साइज होता है उस पे डिपेंड करती है, आकार पे डिपेंड करती है। जनरली जो प्रतिदर्श होता है वो जितना बड़ा होगा उतनी ही उसकी मात्रा जो है उसमें भी समग्र का प्रतिनिधित्व वो करेगी। मतलब उसका आकार जितना बड़ा होगा अधिक मात्रा में वो क्या करेगा, समग्र का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। फिर लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत बड़ी प्रतिदर्श का आयोजन जब करते हैं हम उनको, तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं और खर्चीले भी होते हैं। वो हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे लिए कठिन होते हैं और क्या होते हैं, उनमें खर्च भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर जो समग्र होगा, यूनिवर्स होगा, वो छोटा होगा, तो वो समग्र रूप से जो कंप्लीटली भी हो गया, क्या होगा कि जो समग्र होगा उसकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको वो उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रतिदर्श क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट जो साइज होती है उसका होना चाहिए। मतलब क्या इंपॉर्टेंट है कि उसका आकार जो होता है वो उचित होना चाहिए, उचित आकार का होना चाहिए वो, ठीक है। फिर वो उनकी जो उसका नेचर जो है वो कैसा होना चाहिए, उसकी इकाइयाँ जो होती, यूनिट्स जो होती है, उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी लेवल कैसा होना चाहिए, उनका सिलेक्शन का जो मेथड है, उन सब पे ये डिपेंड करता है। अब अगर बड़े आकार का समग्र होगा तो उनकी विशेषताएं जो होती है वो भी क्या होगी, उनमें जो अलग अलग विशेषताएं होगी, तो उन अलग अलग विशेषताओं वाली जो यूनिट्स होगी वो उनमें मिलेगी हमको देखने को, और उनका एक्यूरेसी लेवल जो होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो प्रतिदर्श भी बड़े आकार की ही होनी चाहिए। इसके ऑपोजिट अगर छोटे यूनिट्स छोटे होते हैं और उनमें हम समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, छोटे आकार के प्रतिदर्श होते हैं। तो प्रतिदर्श की जो शुद्धता है उसके आकार से उसका निश्चित रिलेशन होता है। अब एक देव प्रतिदर्श की शुद्धता जो होती है, एक्यूरेसी जो होती है, उसके आकार की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसके वर्गमूल के अनुपात में हम उसको देखते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि प्रतिदर्श जो है तो उसकी शुद्धता के आकार और उसकी चयन रीति जो होती है उस पर वो डिपेंड करता है। प्रतिदर्श की जो शुद्धता होती है, क्या होती है, प्रतिदर्श की जो शुद्धता है, हम शुद्धता की बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंड करती है, वो आकार और चयन रीति पे, वो उसकी जो आकार होता है, ठीक है, और जो उसकी चयन रीति होती है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि एक जो सैंपल होता है उसमें सिर्फ साइज जो होती है, आकार से ही उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। एक बड़ा लेकिन जो जो क्या कहते हैं, एक अलग गलत तरीके से जो मेथड यूज़ किया जाता है, उनके प्रतिदर्श के कंपैरिजन में क्या होता है, या तो देव चयन या स्तरित, जो हम स्ट्रैटिफाइड और रैंडम सैम्पलिंग की जो बात करते हैं, उनको हम यूज़ करें तो उसमें बेटर हमको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर हम यूँ कहें कि जो प्रतिदर्श होता है वो बड़ा होते हुए भी बेकार है, तो वो जो रैंडम सैम्पलिंग होती है उस बेस पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं
कि जो प्रतिदर्श होता है उसमें जो विश्वसनीयता होती है उसको किस तरीके से हम जांचते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल जो है, ठीक है, वो क्या होता है। तो इसको हम ये देखते हैं कि प्रतिदर्श की जो विश्वसनीयता होती है उसकी जांच दो मेथड जो होते हैं उनसे हम करते हैं। पहला क्या है, पहले के अकॉर्डिंग क्या होता है कि समग्र में से पहले प्रतिदर्श के आकार के बराबर दूसरे प्रतिदर्श निकाले जाते हैं और उनके परिणामों को आपस में क्या किया जाता है, उनकी आपस में क्या की जाती है, जांच की जाती है। मतलब क्या है कि फर्स्ट मेथड जो इसके अकॉर्डिंग समग्र में से जो कुछ प्रतिदर्श होते हैं उनके आकार के बराबर दूसरे प्रतिदर्श निकाले जाते हैं और उनके परिणामों को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब परिणामों में अगर सिमिलैरिटी होती है तो क्या होंगे, वो सैंपल जो होंगे वो विश्वसनीय होंगे और नहीं तो नहीं होंगे। दूसरा जो मेथड है उसमें क्या होता है, इसमें चुने हुए जो प्रतिदर्श होते हैं उनको दो बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं और उनकी क्या करते हैं, अलग अलग जो विशेषताएं होती हैं उनको स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं। तो अब उनकी अलग अलग जो विशेषताएं होती हैं उनकी स्टडी करते हैं और अगर दोनों की विशेषताएं सिमिलर हैं तो प्रतिदर्श जो हैं वो निश्चित रूप से क्या माने जाएंगे, अश्योरेबल माने जाएंगे, विश्वसनीय माने जाएंगे। और प्रतिदर्श की इस तरीके की जांच को क्या कहते हैं, स्थायित्व परीक्षण कहते हैं, स्टेबिलिटी टेस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्थायित्व परीक्षण कहते हैं। उसे स्थायित्व परीक्षण कहते हैं, उसे कहते हैं स्टेबिलिटी टेस्ट। और ये जो स्टेबिलिटी टेस्ट होता है ये करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस स्टेबिलिटी टेस्ट से ही क्या होता है, जो प्रतिदर्श होते हैं उनको जांचा जा सकता है। ओके ना, देन फिर अब हम ये देखते हैं कि जो सैंपल होता है उसमें अभिनति जो बात करते हैं हम, बायस जो पक्षपात की जो बात करते हैं वो कैसे होता है। तो हम ये देखते हैं कि प्रतिजन का कोई भी रीति होती है उसको चुना जाता है, प्रतिदर्श की किसी भी रीति द्वारा चुना गया जो प्रतिदर्श अभिनति है उससे प्रभावित हो सकता है। हमको क्या करना है, हमको प्रतिदर्श सर्वेक्षण में जो बायस होता है उसके जो सोर्सेज होते हैं उनकी क्लियरली पहले से ही पहचान करके उनको दूर करना होता है। क्यों? क्योंकि अनुसंधान की जो एक्यूरेसी है उसके लिए बहुत ज़रूरी बात होती है। अब हम ये देखेंगे कि जो प्रतिदर्श है उसमें जो सर्वेक्षण होते हैं, जो दूसरे प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो होते हैं उनमें अभिनति जो होती है उसकी जो बायस की हम बात कर रहे हैं, पक्षपात की हम बात कर रहे हैं, उसके जो सोर्सेज होते हैं उनको क्लियरली पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। क्यों? क्योंकि उनको दूर करना और उसकी वजह से अनुसंधान जो होता है उसको एक्यूरेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे, तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि जो चेतन और अवचेतन जो अभिनति होती है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो चेतन और अवचेतन जो अभिनति होती है हम उसकी बात करते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि चेतन अभिनति क्या होती है, तो ये वो अभिनति होती है जिसमें हम अभिनति की बात कर रहे हैं और अभिनति अवलोकन की उन त्रुटियों का समूह होता है जो प्रतिदर्श इकाइयों के चयन को प्रभावित करती है और उनको वो संचयी प्रकृति की होती है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि अभिनति चेतन जो होता है वो अवचेतन हो सकता है। चेतन अभिनति जो होती है वो क्या होती है, पहले से ही तैयार की हुई होती है और इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो उसकी जो धारणाएं होती है उनकी वजह से उसको देखता है। जैसे अगर हम ये कहें कि कोई एक इंडस्ट्री है और कोई जगह है और उसमें इंडस्ट्री है और उसके मजदूरों की रहन सहन की कंडीशन को हमको देखना है, तो सर्वे करने के लिए जो अन्वेषक होगा वो पहले ही ऐसे मजदूरों को सेलेक्ट करेगा जिनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो अच्छी होती है। उसको क्या कहते हैं, उसको बायस सैंपलिंग कहते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको जो बायस्ड जो सैंपलिंग होती है वो कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको क्या किया है, हमने ऑलरेडी उनको सेलेक्ट किया हुआ है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी है और इस तरीके से उसके उनके निष्कर्ष जो निकलेंगे तो जानबूझ करके ऐसा ही देखा जाएगा कि ये लोग अच्छे हैं। ठीक है, अब अगर हम अवचेतन अभिनति को देखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि मानसिक जो प्रवृत्ति होती है और जो पूर्वाग्रह होते हैं उनके अकॉर्डिंग, है ना, प्री थिंकिंग जो होती है उनके अकॉर्डिंग जो अभिमत अन्वेषण होता है वो प्रतिदर्श को क्या करता है, विकृत करता है। कभी कभी क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पूर्ण रूप से निष्कर्ष दृष्टिकोण अपनाए जाने पे भी प्रतिदर्श चयन की क्रिया में
अनजाने में वो क्या करता है, बायस हो जाता है और उसको इंक्लूड कर देता है, उसको अवचेतन अभिनति कहते हैं। वो जानबूझ करके ऐसा नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो अवचेतन अभिनति में आ जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि कभी कभी वो अनजाने में ऐसा करता है, जिससे जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस जो बायस होता है वो होने लग जाता है। तो अवचेतन अभिनति जो होती है उसके इतने सीरियस जो रिजल्ट्स होते हैं वो नहीं निकलते हैं जितने चेतन अभिनति के निकलते हैं। जितने कॉन्शियस जो बायस होता है उसके जो निकलते हैं वो रिजल्ट्स खराब निकलते हैं। ओके, नाउ अब हम ये बात करते हैं कि जो ये अभिनति होती है इसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ बायस जो है ना, सोर्सेस ऑफ बायस की हम बात कर रहे हैं और हम उनको डिस्कस करते हैं कि प्रतिदर्श अनुसंधान में अभिनति जो होती है उसके अलग कई तरीके के सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि दोषपूर्ण चयन जो होता है, प्रतिदर्श का दोषपूर्ण चयन। ठीक है, फिर उसके अंदर हम 3 पॉइंट्स देखेंगे, सविचार देखेंगे, देवचयन देखेंगे। फर्स्ट क्या है, जो फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं दोषपूर्ण सूचना संकलन, जो इन्फॉर्मेशन होती है, फॉल्टी कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। देन दोषपूर्ण विश्लेषण या निर्वचन। ठीक है, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से ये निष्कर्ष जो होते हैं वो गलत निकल जाते हैं या उनका पता हमको नहीं लग पाता है। ठीक है, तो जो टेस्ट होते हैं उनकी रिलायबिलिटी जो होती है वो किस तरीके से होती है। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो फर्स्ट है हम उसको इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, पहले में क्या है, प्रतिदर्श का दोषपूर्ण चयन मीन्स फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि प्रतिचयन के जो प्रतिदर्श जो होता है, सैंपल जो होता है, उसके सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें जाने अनजाने क्या होता है, गलतियां हो जाती है और उससे जो समग्र होता है उसका एक्चुअल वो प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। और उसके लिए 3 सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला यहाँ कह रहे हैं ये सविचार चयन होता है। मतलब सविचार प्रतिचयन जो होता है उसमें इकाइयाँ होती है, वो अनुसंधानकर्ता जो होता है वो अपनी इच्छा से चुनता है ना, उसका इसके अंदर इंटरेस्ट होता है, वो अपनी इच्छा से वो चुनता है। ठीक है, उसकी इच्छा होती है, उससे उस पे वो निर्भर करता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि जो ये बात क्लियर है कि इस तरीके से जो लोग होते हैं वो अभिनति से प्रभावित होकर और प्रतिदर्श जो समष्टि होती है उसका सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। देन फिर हम बात करते हैं देवचयन जो होता है उसमें अभिनति कि देव प्रतिचयन जो होता है उसमें चेतन मानव जो होता है मीन्स कॉन्शियस जो पर्सन होता है वो जो बायस होता है उसकी पॉसिबिलिटी उसमें कम रहती है। लेकिन एक कंप्लीट जो देव प्रतिदर्श होता है उसमें ये क्या होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। उसमें ये क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, अब जो देव प्रतिचयन होता है तो एक अपूर्ण और असंतोषजनक होते हैं वो और उनका साधन होता है। देन फिर हम बात करते हैं कि प्रतिदर्श की इकाइयां जो है उनका जो प्रतिस्थापन होता है, सब्सटीट्यूशन जो होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इकाइयों का प्रतिस्थापन जो किया जाता है, इनका जो सब्सटीट्यूशन किया जाता है वो भी क्या होता है, दोषपूर्ण चयन का ही एक रूप होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी कारण से क्या होता है, यादृच्छिक रूप से जो चुनी गई प्रतिदर्श इकाइयां होती है उनकी जगह पे कोई दूसरी यूनिट्स जो होती है उनको शामिल हम कर लेते हैं। अब वो जो यूनिट्स शामिल करते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, इनके परेशानी आती है और कठिनाइयां इनमें उत्पन्न होती है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें इसके अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो एक रोड है और उसका जो 10th मकान है वो सैंपल में रैंडम सैम्पलिंग में लिया गया है, लेकिन बाद में उसकी जगह पे जो 11th मकान है उसमें रहने वाले लोग जो होते हैं उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है, तो ये कंप्लीटली जो यादृच्छिक होते हैं वो नहीं होते हैं उनके। इसमें क्या होता है, इसमें बायस जो है उसकी हमको झलक देखने को मिल जाती है। देन फिर हम बात करते हैं कि फॉल्टी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दोषपूर्ण सूचना संकलन जो होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि अपूर्ण अन्वेषण जो होता है वो क्या होता है। अब दोषपूर्ण जो सूचना संकलन होता है उसके अंदर जो समंक होते हैं उनके संकलन में जो त्रुटियां रहती है, जो गलतियां रहती है, उनमें क्या होता है, संगणना और प्रतिदर्श जो होता है
दोनों तरीके से सर्वेक्षण क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। लेकिन जो साइज होती है ना, कंपैरेटिवली छोटा होने के कारण उसमें जो गलतियां होती है या जो प्रतिदर्श अनुसंधान होता है उसका उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किसके ऊपर? ये जो अपूर्ण अन्वेषण होता है इसके ऊपर। अब अगर हम ये देखें कि इसका प्रभाव जो पड़ता है तो ये जो गलतियां हैं, लेकिन आकार क्या होता है, कंपैरेटिवली आकार छोटा होने के कारण ये प्रभाव पड़ता है। और प्रतिदर्श अन्वेषण के थ्रू क्या होता है कि जो डेटा कलेक्शन किया जाता है उसमें जो पार्शियलिटी होती है वो किन किन कारणों से होती है। तो अब हम उन कारणों को देखेंगे कि सबसे पहला हम इसके अंदर देखते हैं कि अपूर्ण जो अन्वेषण होता है या उत्तरों की जो अप्राप्ति होती है, हमको इसकी वजह से क्या होता है, अपूर्ण अन्वेषण मिलेगा, मीन्स हमको रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलेंगे, है ना, करेक्ट रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, हमको करेक्ट जो रिजल्ट्स होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। अब हम इसके अंदर ये देखते हैं कि जो प्रतिदर्श हैं उनमें अगर इंक्लूड की गई जितनी भी इकाइयां होती है उनके बारे में सूचना अगर अवेलेबल नहीं की जाती है तो अभिनति का अंश आ जाता है, उसके अंदर बायस जो होता है उसका हमको हिस्सा देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम क्या होता है कि बाय पोस्ट जो अनुसूचियां जो शेड्यूल भेजी जाती है वो वापस नहीं आती है, और आती भी है तो वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। इसलिए जो नॉन रिस्पॉन्स वाली जो सिचुएशन होती है वो हमको इसमें मिलती है। क्या होता है उसके अंदर, नॉन रिस्पॉन्स जो होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स जो होता है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो नॉन रिस्पॉन्स होता है वो हमको देखने को मिलता है। और अब ये जो रिस्पॉन्स की बात हम कर रहे हैं, है ना, ये जो नॉन रिस्पॉन्स होता है ये हमको देखने को मिलता है। तो अब हम इस प्रवृत्ति की अगर बात कर रहे हैं तो हम इसमें ये देखेंगे कि यहां जो सिचुएशन है वो कैसी है, करेक्ट रिजल्ट हमको चाहिए, और अगर वो रिजल्ट हमको नहीं मिल रहे हैं तो अपर्याप्त जो उत्तर होते हैं उनकी प्राप्ति जो होती है वो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब जो अगर हमको रिस्पॉन्स सही नहीं मिले हैं तो क्या होगा, या जो रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं या कुछ आंसर्स आए हैं तो उनको हम एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। देन फिर हम बात करते हैं जो दोषपूर्ण प्रश्नावली होती है। ठीक है, जो मिस्टेक वाली जो या इनकरेक्ट जो क्वेश्चनर होती है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें भी क्या होता है, प्रतिचयन में अभिनीति जो होती है उसका वो एक रीज़न होता है कि क्वेश्चन ईजी होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और सही उत्तर उनका मिलना चाहिए, करेक्ट आंसर हमको मिलना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने चाहिए। और एक परफेक्ट जो क्वेश्चनर होती है उसमें कई तरीके के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, और उनको हम क्वेश्चनर का जो सेक्शन था उसके अंदर देख चुके हैं कि क्वेश्चनर में क्या क्या इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रश्नावली जो होती है वो दोषपूर्ण नहीं होनी चाहिए। देन फिर हम बात करते हैं अन्वेषण की, जो अन्वेषक जो होता है उसकी पूर्व धारणाओं की अगर हम बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो प्रतिदर्श अनुसंधान होता है इसमें जो ये जो पक्षपात होता है, अभिनति जो होती है वो इसको पूर्ण बना देती है। अन्वेषक जो होता है उस या तो वो पक्षपात का व्यवहार करेगा तो एक्चुअल में क्या होगा, आंसर जो होते हैं उनको वो शुद्ध उत्तर प्राप्त करने में सबसे बड़ा वो क्या होता है, बाधक सिद्ध होता है। तो अन्वेषक जो होता है उसकी पूर्व धारणाओं की वजह से भी क्या है, हमको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये अपने अकॉर्डिंग समंकों को क्या करते हैं, अभिनत करके उनको कलेक्ट कर लेते हैं। देन फिर अब हम बात करते हैं जो संसूचक होते हैं उनमें अभिनति, मतलब जो अन्वेषक है उनकी वो बहुत केयरफुली काम करते हैं, उसके बावजूद भी सूचना देने वाले कभी कभी क्या करते हैं, पक्षपात से समंक दे जाते हैं। मतलब अगर लड़कियों से अगर उनकी एज पूछी जाए या व्यापारियों से उनकी इनकम पूछी जाएगी तो वो कभी भी करेक्ट नहीं बताते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि जो दोषपूर्ण विश्लेषण और निर्वचन होता है, मीन्स फॉल्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की हम बात करें तो उसके अंदर हम दो देखेंगे कि अनुपयुक्त जो सांख्यिकीय रीति होती है उसकी हम बात करते हैं कि जो ये दोषपूर्ण निर्वचन और विश्लेषण होता है इसमें हम देखते हैं कि
जितने भी कलेक्टेड समंग जो होते हैं उनके विश्लेषण और निर्वेशन की जो क्रियाएं होती है उनमें सांख्यिकी रीति जो होती है उनको गलत यूज़ किया जाता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। उसमें हम ये देखते हैं कि जो ये अनअप्रोप्रिएट जो स्टैटिकल जो मेथड यूज़ करते हैं, तो इनका यूज़ करके जो विश्लेषण और जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है उनमें जो अभिनति होती है वो एक मुख्य सोर्स होता है। ठीक है, अगर हम वेटेज जो अर्थमेटिक मीन की जगह पे हम सिंपल जो अर्थमेटिक मीन होता है उसका यूज़ करें तो जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो अभिनतिपूर्ण होंगे। और हर जो स्टैटिकल मेथड होता है उसकी कुछ एजम्पशंस होते हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है और जिनको नेगलेक्ट किया जाता है और अभिनति को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। देन फिर हम बात करते हैं कि जो ये अन्वेक्षक होते हैं उनके पूर्वाग्रह जो होते हैं, तो अन्वेक्षक जो होते हैं उनके पूर्वाग्रह की अगर हम बात करें, अन्वेक्षक जो होते हैं अगर हम उनके पूर्वाग्रह की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि समंकों का निर्वचन जो होता है वो लोगों के द्वारा किया जाता है और उनकी जो पूर्व धारणाएं होती या उनकी अभिरुचियां या मनोवृत्तियां जो होती है उनके रिजल्ट के रूप में उसका पूरा प्रभाव पड़ता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि निष्कर्ष जो होता है वो एक्यूरेट जो चीज होती है उससे कई दूर रह जाता है। ठीक है, तो अब हम ये सब देखने के बाद में हम ये देखते हैं कि जो अवॉइडेंस ऑफ बायस है, अभिनति को किस तरीके से हम रोक सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अभिनति को हम कैसे रोकेंगे, ये जो बायस जो थिंकिंग है हमारी उसको हम किस तरीके से रोकेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है कि इकाइयों का सिलेक्शन इस तरीके से करना चाहिए कि जो यूनिवर्स है उसकी हर यूनिट के प्रतिदर्श उसमें शामिल हो और उनकी इक्वल पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, फिर एक बार जो चुने हुए प्रतिदर्श की इकाइयां हैं उनमें कोई चेंजेस, एक बार हमने उनको सेलेक्ट कर लिया, अब उनके अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। देन फिर ये कि प्रश्नावली इतनी इजी होनी चाहिए कि उसका इजीली हमको उत्तर भी उसका मिल सके। ओके, और फिर हम देखते हैं कि अन्वेक्षक जो है वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए और वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि आज का लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इससे आगे के जो कंसेप्ट्स होते हैं और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमको किस तरीके से इनको जो ये प्रोसेस है इसका उसको कंप्लीट करना है। हम इसमें जो रूल्स जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये जो सैम्पलिंग होती है तो इस सैम्पलिंग के अंदर जो मेन एलिमेंट्स वगैरह तो हमने पढ़ लिए हैं, देन फिर हम इसके अंदर आगे के जो कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जो साइज ऑफ सैंपल है उसके बारे में डिस्कस किया है और इसी से रिलेटेड कंसेप्ट आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।